अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी हब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो एफआईए की लेक्चर सीरीज थी वो स्टार्ट थी और उसमें हम पाकिस्तान अफेयर को सबसे पहले ले रहे थे। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर जाएंगे। तो वेरी क्विकली मूव करते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। जो पाकिस्तान बनने के बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये 1956 में बना। 1956 23 मार्च 1956 में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। प्राइम मिनिस्टर इसमें उसके पास एग्जेक्टिव पावर्स थी। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को कहा जाता था। 234 इसके अंदर आर्टिकल्स थे और 1958 के अंदर अयूब खान का मार्शल लॉ आ गया। उसने ये एब्रोगेट कर दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन उसने बनाया 1962 के अंदर, जिसके अंदर 250 आर्टिकल्स रखे गए। 8 जून 1962 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन नाफिजुल अमल किया गया। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पाकिस्तान के अंदर पहले जो जमहूरी इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट ने बनाया। 1970 के अंदर जो इलेक्शन हुए, जिसके बाद वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, मशरकी पाकिस्तान। और भुट्टो साहब ने जब हुकूमत बनाई तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन एक जमहूरी हुकूमत ने वो बनाया था, जिसको 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसके अंदर 280 आर्टिकल थे। 14 अगस्त 1973 को ये नाफिजुल अमल किया गया। टिल डेट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो अमेंडमेंट वो 18th अमेंडमेंट है। 8 अप्रैल 2010 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एनएफसी अवार्ड है। इसके अंदर सूबों का जो हिस्सा रखा जाता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड इसको कहा जाता है। आर्टिकल 160(1) के तहत ये बना था। सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 1973 के अंदर ये बनी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बनी और 2010 के 18th अमेंडमेंट के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोवेंशियल कोऑर्डिनेशन, सूबों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। और ये जो काउंसिल का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर को रखा जाएगा। मेंबर्स इसमें सेक्रेटरीज को और चीफ मिनिस्टर्स को रखा जाएगा। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सबसे पहली जो अमेंडमेंट 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में आई वो थी रीडिफाइन ऑफ बाउंड्रीज। सेकंड जो अमेंडमेंट थी ये कादियानीज के मतलब थी कि इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। थर्ड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेक्टिव पावर्स के ऊपर थी। फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडिशनल सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का कायदे आजम ने जो कहा था वो सबसे पहले फोर्थ अमेंडमेंट के अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर सिविल ऑटोक्रेसी को मलूज़ खातर रखते हुए हाई कोर्ट्स की तश्कील दी गई। हर सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट जो बनाई गई वो फिफ्थ अमेंडमेंट के अंदर ये इसमें अमेंडमेंट की गई। सिक्स अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजिशन ऑन जुडिशरी। सिक्स अमेंडमेंट के अंदर हाई कोर्ट्स के मतलब ही इसको मजीद एक्सटेंड करके नई अमेंडमेंट की गई कि हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, कौन अपॉइंट करेगा, ये सारी बातें जो थी ये सिक्स अमेंडमेंट के अंदर बयान की गई। सेवंथ अमेंडमेंट इनेबल पीएम टू ऑब्टेन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो मामला है सेवंथ अमेंडमेंट के अंदर किया गया। एट्थ अमेंडमेंट पार्लियामेंट्री टू सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन 1985। जनरल जहा साहब इसमें आ चुके थे। जनरल जहा साहब ने चूंकि मार्शल लॉ लगाया था और वो खुद प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने अपने हाथ में इख्तियारात करने के लिए इसमें एक एट्थ अमेंडमेंट जो एक काफ़ी बड़ी अमेंडमेंट थी 18th से पहले पहले, उसके अंदर उन्होंने सिस्टम को थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल टर्म दे दिया। नाइन्थ अमेंडमेंट इंजेक्शन ऑफ इस्लाम शैल बी द सुप्रीम लॉ एंड सोर्स ऑफ गाइडेंस। शरिया लॉ की इम्पोजिशन थी। नाइन्थ अमेंडमेंट ये कभी भी नाफिजुल अमल नहीं हुई, ये पास नहीं हुई थी। टेंथ अमेंडमेंट वर्किंग डेज ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट का टेल 160 to 130 वर्किंग डेज को कम कर दिया गया। 11th अमेंडमेंट इट सीक टू रिस्टोर 20 विमेन सीट्स इन नेशनल असेंबली। विमेन के लिए स्पेशल सीट्स जो थी वो 20 मुकर्रर करने के लिए करारदाद पेश की गई, लेकिन ये कभी भी पास नहीं हुई। 12th अमेंडमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। स्पीडी ट्रायल के लिए लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स जो थी उनका आगाज किया गया। 13th अमेंडमेंट स्ट्राइपर द प्रेसिडेंशियल पावर्स।
प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी असम्बलीज को डिसॉल्व करने के लिए, ये उससे मुतल्लिक था 13th अमेंडमेंट। 14th अमेंडमेंट, इफ पार्लियामेंट्री मेंबर डिफेक्ट्स देन ही मे लूज सीट। ये जो सादक और अमीन वाला मामला है 61 62 का, ये 14th अमेंडमेंट है कि अगर किसी के अंदर, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कोई सादक अमीन का जो है ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर, तो उसको वो अपनी सीट से याद हो सकता है। 15th अमेंडमेंट, होली कुरान एंड सुन्ना आर सुप्रीम लॉ। 16th अमेंडमेंट, एक्सटेंड कोटा सिस्टम फॉर अनदर 20 ईयर्स। बिल्कुल पसमानदा इलाके थे उनके लिए कोटा सिस्टम रखा गया था, जिसमें फाटा था, जीबी का इलाका था, केपी के कुछ इलाकों के लिए, इंटीरियर सिंध के लिए कोटा सिस्टम को मजीद 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया 16th अमेंडमेंट में। 17th अमेंडमेंट, प्रेसिडेंशियल पावर टू डिसमिस असम्बलीज। ये वही उसी से रेलिवेंट है जो 13 मैंने बताई है कि प्रेसिडेंट की जो पास जो पावर थी 58(2)(b की, वो उसको असम्बलीज डिसॉल्व करने की, वो उससे थोड़ी सी किसी हद तक छीनी गई। फिर आ गई सबसे मेजर और मेन 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट जो थी ये आपने याद रखना है, ये 2010 के अंदर आई। ये अनाउंस कब की गई? अप्रैल 19 2010। इसके अंदर कॉन्करर लिस्ट जो थी, जिसमें वफाक और सूबों, फेडरल और प्रोविंशियल जो ड्यूटीज थी उनको डिफ्रेंशिएट किया गया था कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से प्रोविंस ने देखने हैं, चीफ मिनिस्टर के पास कौन सी अथॉरिटीज़ होंगी, कौन कौन से फेडरल जिनको मैनेज करेगा, प्राइम मिनिस्टर किस मामले में इंटरफेरेंस कर सकता है प्रोविंशियल मामलात के अंदर, इसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता था। ये अबॉलिश कर दी गई। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व असेंबलीज, ये 17th अमेंडमेंट वाला मामला। 58(2)(b का खात्मा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अंदर 102 अमेंडमेंट्स की गई। 8 अप्रैल 2010 इसकी डेट है जब ये पास हुई। अनाउंस ये अप्रैल 19 को हुई। 19th अमेंडमेंट, इट डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, एडिशन ऑफ सीनियर जजेस इन द कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंक्लूजन। ये 19th अमेंडमेंट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के मतलब है। ये हाई कोर्ट जब बनी थी, हाई कोर्ट के मतलब आ गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके बाद ये 19th अमेंडमेंट के अंदर दोनों की जो अपॉइंटमेंट है उसके मतलब ये आ गई। 20th अमेंडमेंट, इट एम्पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर्मेशन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो मामला है ये 2012 से पहले बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था। जो पुरानी गवर्नमेंट चल रही होती थी, नए इलेक्शन होने के बाद, नई हुकूमत के बन जाने के बाद तक वही काम करती थी, लेकिन इसके अंदर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात दिए गए कि वो केयर टेकर सेटअप बना सके। इसके अलावा बहुत सारे इख्तियार एम्पावर किया गया इलेक्शन कमीशन को। 21st अमेंडमेंट जो हुई, इसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आया कि मिलिट्री ट्रायल्स होंगे लोगों के, सिविलियंस के भी हो सकते हैं और मिलिट्री पर्सनस के भी। 22nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2016 भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो उसका जो क्राइटेरिया होगा, उसके जो इख्तियारात होंगे, ये उसके मतलब थी। 23rd अमेंडमेंट, एक्सटेंशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट फॉर फर्दर 2 ईयर्स। जो 21st अमेंडमेंट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी। जब इसका दुरानिया ख़त्म हो गया तो 23rd अमेंडमेंट दोबारा पेश की गई, इसको 2 साल मजीद एक्सटेंड करने के लिए। ये असल में थी जो टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए। बहुत सारे टेररिस्ट पकड़े जाते थे और बाद में वो एक स्पीडी ट्रायल ना होने की वजह से, या जो हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसकी सुस्ती या नाअहली होने की वजह से बहुत सारे टेररिस्ट छूट के चले जाते थे। ये स्पेशली टेररिस्ट के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। 24th अमेंडमेंट, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस इन साउथ पंजाब एंड रियल एलोकेशन ऑफ सीट्स। इसके अंदर 2 मामला थे। एक तो थे कि साउथ पंजाब को सूबा बनाया जाए, लेकिन ये नहीं बन सका क्योंकि साथ ही इसके पोटवार सूबा, हज़ारा सूबा और बहुत सारी इस तरह की डिस्कशन शुरू हो गई, जिसके बाद ये बीच में रह गया। और इसके साथ साथ रीएलोकेशन ऑफ सीट्स, तमाम सूबों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स थी जो 18th अमेंडमेंट में की गई थी, लेकिन इसके अंदर दोबारा उसका रीएलोकेट किया गया आबादी के तनासिब के लिहाज से। 25th अमेंडमेंट, मर्जर ऑफ फाटा। फाटा जो एक बफर जोन था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी थी, इसको केपी के अंदर मर्ज किया गया। 26th अमेंडमेंट, इंक्रीज द नेशनल असेंबली सीट्स टू 12 एंड ऑफ प्रोविंशियल असेंबली टू 24 ऑफ द फाटा। ये फाटा के मर्जर के बाद केपी की जो सीट्स थी, ये इसको नेशनल असेंबली की 12 सीट्स बढ़ा दी गई, जो प्रोविंस की थी वो 24 बढ़ा दी गई।
ये जी टोटल हमारे पास इसकी अमेंडमेंट्स थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18th अमेंडमेंट से सवाल आ सकता है। 8th अमेंडमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट जो होती है ये ज़रूर इंपॉर्टेंट होती है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आजकल ज़ेर बहस है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है जो आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।